हाय एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7। आई एम योर एजुकेटर सुधा और आज के इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू योर लेटेस्ट सिलेबस फॉर LAQP01 यानी कि MA इंग्लिश लिटरेचर के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में हम आज डिटेल वे में बात करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर समवन जो कि चाहता है कि उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया या JNU ऐसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा लेटेस्ट CUET PG MA इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। एंड यहाँ अगर आपने सिलेबस को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, देन 50% आपका काम यही कंप्लीट होता है। एंड देन यू जस्ट हैव टू गिव योर 50% टू कंप्लीट योर सिलेबस, और जो कि आप कर सकते हैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट स्केड्यूल बनाकर। एंड चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर ऑफिशियल सिलेबस जो कि NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उन्होंने आपको ये सिलेबस दिया है फॉर इंग्लिश LAQP01। ओके, तो देखिए उन्होंने आपको डायरेक्टली बोले हैं कि आपका जो है इतना सिलेबस है। टोटल आपके कितने सिलेबस है, टोटल उन्होंने आपको 7 पॉइंटर्स दिए हैं कि आपको अगर CUET PG का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको बस ये 7 पॉइंटर्स आपको कंप्लीट करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है। बट चलिए समझते हैं हम इन 7 पॉइंटर्स को, जो कि एक्चुअली में दिखने में तो काफ़ी शॉर्ट लग रहे हैं लेकिन है नहीं ये, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं सिलेबस को। तो देखो सबसे पहला पॉइंटर इन्होंने दिया है, ओके, फर्स्टली लेट मी चेंज माय पेन का कलर। ओके, तो देखो सबसे पहला इन्होंने दिया है हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। अब नाउ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की हिस्ट्री जाननी है हमें, एंड साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंदर देखो हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंदर, सबसे पहली चीज़ आ जाती है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बनी कैसे, स्टार्टिंग कैसे हुई, स्टार्टिंग जो फेज़ था उसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे राइटर्स थे, वो चीज़ें हमें पढ़नी है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश हमें पढ़नी है। देन वी हैव मिडल इंग्लिश, मिडल एज में कैसे इंग्लिश बोली जाती थी। देन वी हैव मॉडर्न इंग्लिश। ये तीनों फेज़ हमें कंप्लीट करने हैं किसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंदर। अब देखो आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा ही होगा कि ओल्ड टाइम पर कौन कौन से एरा थे, जैसे कि हमारा हो गया एंग्लो सैक्सन पीरियड, नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर, रेनेसा और रिवाइवल एज। तो ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं, हमारे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर आते हैं। एंड देन वी हैव मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश के अंदर कौन कौन से एरा आते हैं, हमारे एलिजाबेथन एज आ गई, जकोबियन, ऑगस्टिन एज, विक्टोरियन एज। तो ये कौन सी आ जाती है, हमारे मिडल फेज में आ जाते हैं। देन वी हैव मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कौन सी है, जो कि 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में यूज़ की जाती है, दैट इज़ मॉडर्न इंग्लिश। तो हमें ये सारे फेजेस कंप्लीट करने हैं फर्स्टली। अब इन फेजेस के साथ साथ हमें क्या कवर करना है, इन फेजेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट राइटर के इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट थे वो कवर करने हैं। एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट इन फेजेस के अंदर रही थी, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, जो कि आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंदर। साथ ही देखो अगर वो बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमारी सारी लिटरेचर आ जाती है, ठीक है, यानी कि हमें कवर करनी होगी ब्रिटिश लिटरेचर, क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर। क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी ग्रेजुएशन में, आपके ग्रेजुएशन में सिलेबस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है, होमर के वर्क को पढ़ाया जाता है, सोफोक्लिस के वर्क्स को पढ़ाया जाता है, एंड इवन आपको इंडियन लिटरेचर की एपिक महाभारता को पढ़ाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये क्लासिकल वर्क्स हैं। तो जो होमर के वर्क हैं, सोफोक्लिस के वर्क हैं, यूरिपिडीज के वर्क हैं, ये सारे वर्क्स हमें कवर करने होंगे, जो कि हमारे क्लासिकल ग्रीक, क्लासिकल रोमन लिटरेचर के अंदर जितने भी वर्क्स आते हैं वो सब कुछ हमें कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या कवर करना है,
ब्रिटिश क्रोनोलॉजी, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डेवलप हुई, तो पहले कैसी लैंग्वेज बोली जाती थी, ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, जो कि हमारी एंग्लो सेक्सन के टाइम पर बोलना स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ से लेकर यानी एंग्लो सेक्सन पीरियड से लेकर अभी तक मॉडर्न फेज़ में जो इंग्लिश बोली गई है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या क्रोनोलॉजी रही है, क्या क्या एजेस, कौन कौन सी एजेस आई हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर, वो सब कुछ हमें कवर करना है। अब ब्रिटिश क्रोनोलॉजी यानी कि इसके अंदर हमें क्या कवर करना है, देखो एंग्लो सेक्सन पीरियड आ जाता है, प्लस में एंग्लो नॉर्मन पीरियड आ जाता है, देन वी हैव एज ऑफ चौसर, चौसर की एज आ जाती है, देन वी हैव रिवाइवल एज आ जाती है, देन वी हैव रेनेसा, एलिजाबेथन एज, जकोबियन एज, ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन एज, देन मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज के बाद क्या आ जाती है हमारी पोस्ट मॉडर्न एज। ये सब कुछ हमें कवर करना होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये जैसे कि मैंने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके नाम लिखे हैं मैंने ये सारे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि हाँ आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को कवर करना है। तो देखो सबसे पहले यू गाइज नो अबाउट चौसर। चौसर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बिकॉज उनको क्या कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट पोएट भी कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट नोवेलिस्ट, फर्स्ट ट्रैवलॉग, सब कुछ उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। तो जॉफ्री चौसर को आपको कंप्लीट करना है। साथ में चौसर के अलावा भी अदर इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे जो कि चौसर की एज में थे, उनको भी हमें कवर करना है। थॉमस मोर जो कि किस लिए फेमस है, अपने यूटोपिया वर्क के लिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क थॉमस मोर की यूटोपिया। देन वी हैव जॉन वाइक्लिप्स, जॉन वाइक्लिप्स जिन्होंने फर्स्ट लैटिन बाइबल इन्होंने लिखी थी, जिसको बोला जाता है वाइक्लिप्स बाइबल, तो इनके बारे में हमें कवर करना है। देन वी हैव थॉमस एलियट जिन्होंने फर्स्ट लैटिन इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी, दैट इज थॉमस एलियट। एंड डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको पता है कि फर्स्ट लैटिन डिक्शनरी तो इन्होंने लिखी थी, लेकिन फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी कब और किसने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे थॉमस वोल्ट, हेनरी हॉवर्ड। ये दो ऐसे मैन हैं, दो ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश के अंदर ये ब्लैंक वर्ड्स और लेकर आए थे और सोनेट को लेकर आए थे, तो इनको भी हमें कवर करना है। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स, शेक्सपियर के वर्क हो गए, फ्रांसिस बेकन जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एसेइस्ट, फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट बोला जाता है फ्रांसिस बेकन को, इन्हें कवर करना है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उन सबको हमें कवर करना है। शेक्सपियर के प्लेज, ड्रामा, सोनेट्स, वो खुद में ही, शेक्सपियर खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको अगर आप अकेले सेल्फ स्टडी से कवर करने बैठेंगे तो एटलीस्ट मान लो कि आपको 6 to 7 मंथ्स लग जाएंगे सिंगल शेक्सपियर के वर्क्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी अपने CUET इंग्लिश के सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंटर हमारा क्लियर हो गया कि हमें क्या कवर करना है। हमें कवर करना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, जिसके अंदर मेजर ऑथर्स हो गए, उनके मेजर टेक्स्ट हो गए, और साथ में जो भी लिटरेरी मूवमेंट्स थी वो हमें कवर करनी है इसके अंदर। देन वी हैव इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर का भी बहुत हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी कि इंडिया के अंदर जब से इंग्लिश लैंग्वेज आई थी, पहला इंग्लिश नोवेल कौन सी थी, किसने पहला इंग्लिश वर्क लिखना किसने स्टार्ट किया था, ये सब कुछ हमें कवर करना होगा इंडियन लिटरेचर के अंदर। यानी कि देखो अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले तो हमें प्री इंडिपेंडेंस एरा हमें ये पढ़ना होगा, देन वी हैव इंडिपेंडेंस एरा का क्या फेज था वो पढ़ना होगा, एंड देन वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन तीनों टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर जितने भी मेजर राइटर्स रहे थे, ठीक है, जो भी मेजर राइटर रहे हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके जितने भी मेजर वर्क्स थे,
टेक्स्ट थे वो सारे के सारे हमें कवर करने होंगे किसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे आ गए 3 पिलर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, किसको बोला जाता है, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राम मोहन रॉय। तो इन्हें क्या बोला जाता है, 3 पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये सब हमें कवर करना है, इंडियन पोइट्स को कवर करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इंडियन लिटरेचर के अंदर कवर करना है। सेम सेकंड इन्होंने यही बोला है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी तब वहाँ पर पर्टिकुलरली हमारा एक सब्जेक्ट था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो अगर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आई होप सो कि आपका भी ये सिलेबस क्या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा आपका भी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसके अंदर आपको मेजर ऑथर को कवर करना है, टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड देन हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। सेम एज इट इज़ जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि इंडियन लिटरेचर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ जाती हैं। देन थर्ड टॉपिक इन्होंने दिया है हमें लिटरेरी टर्म्स हमें कवर करने हैं। तो लिटरेरी टर्म्स तो इन्होंने दे दिए इतने सारे कि ये सब तुम्हें कवर करना है। अब लेट मी टेल यू कि लिटरेरी टर्म्स को आप कवर कैसे करेंगे, क्या चीज़ें इसमें कवर करने वाली है लिटरेरी टर्म्स के अंदर। तो लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहले तो आपको समझना होगा मीनिंग। ठीक है, कोई सी भी लिटरेरी टर्म है, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एलिगरी। तो एलिगरी होता क्या है, सबसे पहले आपको मीनिंग समझनी है। मीनिंग समझने के बाद सेकंड थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए अबाउट लिटरेरी टर्म्स कि कौन सा ऐसा फेमस एग्जाम्पल है उस लिटरेरी टर्म या डिवाइस का, वो आपको पता होना चाहिए। कौन से राइटर ने उस लिटरेरी टर्म को यूज़ किया है, फेमस वर्क कौन सा है लिटरेरी टर्म का। जैसे कि अगर मैं एलिगरी की बात करूं तो फेमस एग्जाम्पल एलिगरी का आ जाता है हमारी एनिमल फार्म। ठीक है, एनिमल फार्म जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। एनिमल फार्म जो कि एक एनिमल एलिगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट इज एलिगरी। तो इसी तरह आपको ये सारे के सारे लिटरेरी टर्म्स आपको कवर करने हैं, जो कि आपको मैंने बताया कैसे कवर करने हैं। मीनिंग पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन से वर्क के अंदर इन लिटरेरी टर्म का यूज़ किया गया है, कौन से ऐसे फेमस वर्क्स हैं। ठीक है, आफ्टर दिस हमारे पास कुछ और अदर लिटरेरी टर्म्स है, ये सबको हमें कवर करना होगा। अब जैसे ट्रेजिडी है, तो ट्रेजिडी को किसने एक्सप्लेन किया था, ट्रेजिडी का कनेक्शन किससे है, एरिस्टोटल से है ट्रेजिडी का कनेक्शन। ठीक है, और किससे, प्लेटो से है, एरिस्टोटल प्लेटो से ट्रेजिडी का कनेक्शन है। कौन कौन से ट्रेजिडी के एलिमेंट्स होते हैं, एरिस्टोटल ने कौन से एलिमेंट बोले हैं, कौन सी बुक पब्लिश की है, कौन सी बुक के अंदर एरिस्टोटल ने कौन से चैप्टर में ट्रेजिडी को एक्सप्लेन किया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। देन वी हैव फोर्थ टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, लिटरेरी जॉनरा हमें कवर करना है, जिसके अंदर हमारा फर्स्टली पूछा गया है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फिक्शन क्या होता है और नॉन फिक्शन क्या होता है। फिक्शन सिंपली आप ये समझ लीजिए कोई भी वर्क जो कि इमेजिनेशन के ऊपर बेस होता है, दैट इज़ फिक्शन। यानी कि हम एक वर्क लिख रहे हैं, नोवेल लिख रहे हैं जो कि हमारी मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर बेस है, दैट इज़ फिक्शनल वर्क। नॉन फिक्शनल वर्क क्या होता है, जो कि एक्चुअली रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ नॉन फिक्शनल वर्क। जैसे कि हमारी डायरीज़ हो गई, अगर हम डायरी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, तो वो क्या होता है, एक नॉन फिक्शन वर्क होता है। लेकिन अगर वही हम फिक्शनल वर्क की बात करें तो टीवी सीरियल्स होते हैं, तो टीवी सीरियल में जितने भी वो नाटक देखती है ना मम्मियाँ लोग, आप लोग भी देखते होंगे, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे फिक्शनल होते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक हमें यहाँ पर क्या कवर करना है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन के जितने भी वर्क है हमारी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो सब कुछ हमें कवर करना है। देन वी हैव लाइफ राइटिंग, डायरीज़ हमें कवर करनी है। डायरीज़ के अंदर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम
पहली डायरी जो मैंने पढ़ी थी दैट इज़ एना फ्रैंक की डायरी ऑफ एना फ्रैंक मैंने पढ़ी थी, जिसके अंदर एना फ्रैंक ने अपने हॉलोकॉस्ट जो एक्सपीरियंस था वो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी उस डायरी के अंदर। एंड सच में वो डायरी पढ़ के मुझे मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग डायरी थी वो उनकी। तो आप भी चाहे तो वो पढ़ सकते हैं डायरी। देन वी हैव ड्रामा। तो ड्रामा की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे फर्स्ट और फेमस ड्रामेटिस्ट आ जाते हैं हमारे शेक्सपियर। लेकिन शेक्सपियर के अलावा भी बहुत सारे अदर ड्रामेटिस्ट हैं, उनको हमें कवर करना है, ठीक है। जैसे कि बेन जॉनसन हो गए, बेन जॉनसन भी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, ये हमें कवर करना है। देन वी हैव एस्से को हमें कवर करना है। अभी मैंने बताया कि फादर ऑफ एसेइस्ट कौन थे, फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन के ऊपर एस्से से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एस्से कवर करने हैं। देन वी हैव नोवेल्स के अंदर हमें क्या कवर करना है, हमें फेमस नोवेल्स की, ठीक है, जितनी भी हमारे पास फेमस नोवेल है हमें उनकी समरी पता होनी चाहिए। साथ में हमें उनकी ओपनिंग लाइन हमें पता होनी चाहिए, क्लोजिंग लाइन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फेमस जितने भी कोट हैं वो सब कुछ हमें पता होने चाहिए नॉवेल्स के, क्योंकि नॉवेल्स से बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। एंड साथ में जो जितने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं किसी भी नॉवेल के अंदर वो हमें पता होने चाहिए। देन वी हैव पोइट्री, प्रोज, ठीक है, पोइट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पोइट्री से हमेशा आपको एक पैरा दे दिया जाता है कि हाँ दिस इज़ पोइट्री, और आपको क्या करना होता है, या तो पोइट्री से एक पहला क्वेश्चन बनता है आपका अनसिन पैसेज का, ठीक है। पोइट्री से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपका पैसेज में या तो पोइट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या बताना होता है, आपको बताना होता है किस पोइट ने ये वर्क लिखा है, ठीक है, और पोइट्री के अंदर क्या लिटरेरी टर्म्स का, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में इम्पॉर्टेंट जो हमारी पोइट्रीज़ थी वो आपको पता होनी चाहिए, और बहुत सारे पोइट्री स्कूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, पोइट्री स्कूल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव शॉर्ट स्टोरी के अलावा एपिक आ गई। एपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा महाभारता। तो महाभारता क्या है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन लिटरेचर की वो क्या है, एक एपिक है। साथ में आपने पढ़ा होगा द इलियड बाय होमर, तो वो क्या है, एक एपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एपिक के अंदर कवर होती है, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने क्या बोला है एपिक को लेकर, ठीक है। देन वी हैव ट्रैवलॉग, जैसे कि मैंने बोला जॉफ्री चॉसर जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी जो कि ट्रैवल को रिप्रेजेंट करती है, तो इसीलिए जॉफ्री चॉसर को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ट्रैवलॉग बोला जाता है। लेकिन चॉसर के अलावा भी बहुत सारे अदर राइटर्स हैं जिन्होंने ट्रैवल के ऊपर उन्होंने ट्रैवलॉग लिखा है, ठीक है, ट्रैवल के ऊपर उन्होंने वर्क लिखे हैं। देन वी हैव साइंस फिक्शन, ठीक है, साइंस फिक्शन जो है अभी ट्रेंडी टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा नोवेल्स पब्लिश हो रही हैं साइंस फिक्शन को लेकर। एंड अभी बहुत सारे रिसर्चर हैं जो कि साइंस फिक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने टाइम मशीन पढ़ी होगी नोवेल, तो वो सारे टाइम मशीन हो गई। इसके अलावा बहुत सारी मूवीज़ है, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी हो गई, ग्रेविटी मूवी हो गई, ये सारी की सारी मूवी किसके ऊपर बेस है, साइंस फिक्शन के ऊपर बेस है। तो ये क्या आ जाता है, हमारा साइंस फिक्शन का टॉपिक आ जाता है। लेकिन साइंस फिक्शन के अंदर डू रिमेंबर कि सिर्फ साइंस फिक्शन ही नहीं है, साइंस फिक्शन के साथ साथ ऐसे बहुत सारे साइंस फिक्शन के अंदर भी बहुत अलग अलग जॉनरा है जिसको हमें कवर करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो साथ में ETC भी लिखा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। देखो फिफ्थ टॉपिक क्या आ जाता है हमारा, फिफ्थ टॉपिक आ जाता है हमारा कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़। अब देखो ट्रांसलेशन स्टडीज़ होता क्या है, बेसिकली मैं आप लोगों को एक वो दे देती हूँ। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई एक वर्क लिखा, ठीक है, मैंने ना एक कोई वर्क लिखा, कोई भी मैंने एक नोवेल लिख दी, मैंने किस में लिखी, मैंने उस नोवेल को लिखा बंगाली में, बंगाली कहते हैं आई थिंक, तो उसको मैंने बंगाली में लिखा। देन कोई एक पोएट है या कोई एक राइटर है, उसने मेरी ही नोवेल को क्या कर दिया,
ट्रांसलेट कर दिया किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा हमारा, जब कोई एक पर्टिकुलर वर्क किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ वर्क को हम जब ट्रांसलेट कर देते हैं टू अदर लैंग्वेज, दैट इज ट्रांसलेशनल स्टडीज़। यानी कि तब उसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है कि एक लैंग्वेज को जब दूसरी लैंग्वेज में चेंज किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जो वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं और उस वर्ड को अगर आप इंग्लिश में चेंज करोगे तो पूरी फीलिंग, पूरा इमोशन चेंज हो जाता है। तो जस्ट लाइक हमें यहाँ पर वही सारी चीज़ें को कवर करना है। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, टेक्सेस हैं, इन सब को हमें कवर करना होगा। देन नेक्स्ट वी हैव 6 टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो जब आई वॉज इन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का हमारा 3rd ईयर था, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और हमारा ही वो फर्स्ट बैच हमारा ही था। तब लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट हुआ था। तो सच बताऊं तो स्टार्टिंग फेज़ में जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन जब धीरे धीरे ना चीज़ें आप समझने लग जाओगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को कवर करने में। अब देखो इसके अंदर हमें क्या चीज़ें कवर करनी है। फर्स्टली तो हमें क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म को हमें कवर करना है। क्लासिकल क्रिटिक कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेटिस। तो डिड यू नो कि सॉक्रेटिस को बोला जाता है फर्स्ट एवर क्रिटिक हमारे सॉक्रेटिस को बोला जाता है। तो सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब को हमें कवर करना है क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंदर। देन वी हैव मॉडर्न क्रिटिसिज्म, यानी कि मॉडर्न डे में जो क्रिटिसिज्म है, जैसे कि टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड हो गए, ये सारे के सारे हमें कहाँ कवर करने हैं, मॉडर्न क्रिटिसिज्म के अंदर हमें कवर करने होंगे। देन वी हैव मार्क्सिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में भी, अब ये टॉपिक आ गया है मार्क्सिज्म। अपनी ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा मार्क्सिज्म के बारे में। सो आपके पास यू डू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म को इन डिटेल हमें पढ़ना है, बिकॉज अब मार्क्सिज्म सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स तक ही नहीं है, मार्क्सिज्म बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, तो वो सारे थ्योरिस्ट, जितने भी मार्क्सिज्म के अंदर जितने भी थ्योरिस्ट हैं, उनकी जो जो थ्योरीज हैं वो सब कुछ हमें कवर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इनमें क्या आता है हमारे इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरीज हैं, कौन से मेजर जितने भी थ्योरिस्ट हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए एंड उनकी थ्योरी का मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, लॉजिकल मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि पेपर के अंदर डायरेक्टली आपको एक डेफिनेशन नहीं दी जाती है, आपको एक ना थोड़ा लॉजिकल वे में पता होना चाहिए, सो दैट कि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेमिनिज्म में हमारे इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। फेमिनिज्म में तो बहुत सारे राइटर्स हैं, वो सब कुछ हमें कवर करना होगा। देन वी हैव इको क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये 3-4 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हो गए हमारे, 3-6 टोटल, हमें 6 टॉपिक्स हैं जो कि हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के अंदर हमें कवर करने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 7th टॉपिक। अब ये जो 7th टॉपिक है ना, अगर आपने यहाँ ये 7 टॉपिक आपने कवर कर लिया तो आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, आपको रट्टा मारना है इसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होने चाहिए कौन कौन से अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स के अंदर देखो कैसे अवार्ड्स आते हैं। मैन बुकर प्राइज़ किसको मिला, ठीक है, मैन बुकर प्राइज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पुलिज़र प्राइज़ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पुलिज़र प्राइज़ हो गया, या फिर हमारा फिक्शन प्राइज़ किसको मिला, बेस्ट फिक्शन प्राइज़, बेस्ट नॉन फिक्शन,
ये सारे के सारे अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए। इंडियन राइटिंग के अंदर, इंडियन लिटरेचर के अंदर जो भी साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन कौन से राइटर को मिले हैं, कौन से वर्क्स के लिए उनको वो अवार्ड मिले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। साथ ही आपको क्या है, अवेयरनेस ऑफ द करेंट लिटरेरी ट्रेंड्स, जो हमारे करंट डे में जितने भी लिटरेरी ट्रेंड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इवेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। अवार्ड्स एंड एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ योर सिलेबस, जो कि आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको सेम यही सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में आपको CUET PG इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। ये जो पूरा सिलेबस है, ये मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने मास्टर्स करी है, तो ये एग्जैक्ट वही सेम सिलेबस है जो कि मैं मास्टर्स में पढ़ चुकी हूँ। तो एनटीए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि बच्चों आप खुद से सारे टॉपिक्स पहले पढ़ लो, उसके बाद हम आपका एडमिशन लेंगे या उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी है, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक पहले से ही कवर कर लेते हैं तो आपको मास्टर्स में ना बहुत इजी रहेगा, आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करें, ठीक है, ताकि आपका जो मास्टर्स का एग्ज़ाम है जो होने वाला है मार्च में मे बी होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर कर ले और आपका भी एडमिशन किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में हो जाए। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, यू लाइक इन्फॉर्मेशन, और मिलते हैं मेरी फर्दर वीडियोज़ में। और मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत सारे लेक्चर्स, इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर this video with your friends and subscribe Ada 24/7 for further videos. Bye.